के एक वेबिनार स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एकदम सविता मैम। जी सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सविता रानी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोलंबिया कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आप सभी को मेरा नमस्कार। प्लीज आप लोग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट कर दीजिए। आज हम सभी ऑनलाइन मोड पर लेक्चर सीरीज के लिए उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित रॉयल कॉलेज राजनांदगांव के प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर, वाइस प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर आभा दुबे मैम, हमारे आज के स्पीकर मिस्टर MS नारंग सर, साथ ही उपस्थित ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर पीपल टीचर्स, आप सभी का ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में स्वागत और अभिनंदन है। कोलंबिया कॉलेज एंड रॉयल कॉलेज दोनों के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिन का ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोनों महाविद्यालय के छात्र अध्यापक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और लाभान्वित होंगे। यह ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर आज दिनांक 9/9/2024 से 14/9/2024 तक दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू संपन्न होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित रॉयल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मैम आप आएं और लेक्चर सीरीज के संबंध में अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। प्लीज मैम। Thank you for giving me the opportunity to share a few words about the program, madam. And as you mentioned, this online lecture series is a collaborative effort of Royal College Rajnandgaon and Columbia College Raipur. And through this initiative, our aim is to provide a platform for subject experts of both institutions to share their insights on various topics of their respective fields. And this will enable viewers and listeners to get benefit from their knowledge. Following the lecture, there will be a question answer session to address any questions from the participants. So I trust that this program will be highly beneficial for all of us. Thank you. थैंक यू मैम। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित कोलंबिया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर को स्पीच के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। प्लीज सर। सविता मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड पीपल टीचर्स, आप सबका आज के इस हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले 2-3 साल से हमारा और रॉयल कॉलेज का MOU है, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने ये प्लानिंग की और एक आयोजन किया। अनुराधा मैडम का सपोर्ट हुआ तो यह काम हम लोग पूरा कर पाए। इस पूरे 6 दिन में 3 लेक्चर्स हमारे रॉयल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर के थ्रू होगा। टॉपिक आपको इसमें दे दिया गया है और साथ ही 3 लेक्चर हमारे कोलंबिया कॉलेज के टीचर्स प्रेजेंट करेंगे। निसंदेह जब ये दोनों कोलैबोरेशन होता है टीचर्स का एक दूसरे के कॉलेजेस में ऑनलाइन ही सही, जब अपने विचार स्टूडेंट्स को मिलेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा।
और हम लोगों का प्रयास है कि हम अपने छात्रों के लिए अच्छा से अच्छा आयोजन करें, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो मैं रॉयल कॉलेज को और उनके फैकल्टी मेंबर्स को और हमारे भी फैकल्टी मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेट किए इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर, तत्पश्चात आज की इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज प्रथम दिवस के एक्सपर्ट मिस्टर MS नारंग सर हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका विषय है नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू नई तालीम। मैं सर का स्वागत करती हूँ और उनको लेक्चर के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वॉइस आ रही मैम? यस सर। जी, आज जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन कोलंबिया कॉलेज और रॉयल कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है, दोनों ही प्राचार्यों का, रॉयल कॉलेज की डॉक्टर शुक्ला मैम और कोलंबिया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दुबे सर जी का, एवं समस्त शिक्षक वृंदों का और छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक जो है आज के कार्यक्रम का, वो है नई तालीम के द्वारा राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू नई तालीम। मैं अपना PDF शेयर करना चाहूँगा। फाइल में शेयर हो रहा है नारायण सर? हाँ सर, रुकिएगा आपको को होस्ट बना दिया है। इसमें मेरे तरफ से PPT जो है, जो बनाया हूँ, फाइल्स वो शेयर नहीं हो पा रहा है, शेयर नहीं हो पा रहा है। भेजिए उसको ना, शुक्ला मैम को भेजिए, मुझको व्हाट्सएप करती, मैं यहाँ पे उसको प्ले करता हूँ। जी जी, रुकिएगा सर, रुकिएगा सर। जी जी, शेयर भी ना ऑप्शन नहीं बता रहा, होस्ट करके दे अभी अभी हुआ फाइल में। हाँ हो गया। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।
ये आया सर। फिर नई तालीम के द्वारा राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू नई तालीम। इसका जो सिनॉप्सिस है, रूपरेखा बताना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन, परिचय, तत्पश्चात राष्ट्रीय एकता का अर्थ देखेंगे, उसके पश्चात राष्ट्रीय एकता की परिभाषाएं, तत्पश्चात राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं, राष्ट्रीय एकता में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और महत्व, राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए शिक्षा की भूमिका, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक की भूमिका, नई तालीम के प्रमुख सिद्धांत, नई तालीम के द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास और उसका निष्कर्ष देखेंगे। प्रस्तावना देखते हैं। राष्ट्र की प्रगति, अस्मिता, राष्ट्रीयता, समाज के प्रति व्यक्तिगत दायित्व, भावना और सतत सुदृढ़ता उपयोगी शिक्षा से ही प्रारंभ हो सकती है। सर वहाँ पे कोई और मोबाइल में चालू है क्या? इको हो रहा है आपका, आपकी आवाज। अच्छा, हाँ हाँ, ये सर थे मेरे साथ। हाँ अभी ठीक है। हाँ सर, फिर से पुनः। राष्ट्र की प्रगति, अस्मिता, राष्ट्रीयता, समाज के प्रति व्यक्तिगत दायित्व, भावना और सतत सुदृढ़ता उपयोगी शिक्षा से ही प्रारंभ हो सकती है। लोकहित में व्यक्ति के प्रयास करने से राष्ट्र का विकास होता है। विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण हमारे देश को एक समृद्ध विरासत प्रदान करता है, लेकिन इस विविधता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना बड़ी चुनौती भी है। यह इसकी भूमिका को देखने के पश्चात इसका राष्ट्रीय एकता का अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें राष्ट्रीय तथा एकता। राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र और एकता से तात्पर्य है राष्ट्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य एकता से है। राष्ट्रीय का अर्थ है, म्यूट कर देंगे अपने स्पीकर को ना, तो नहीं आएगा आवाज, इको हो रहा है। मेरा वाला सर? नहीं, पास में कोई होंगे? नहीं, अभी तो नहीं है सर। ठीक है, हम अभी देख तो लेते नहीं। हैं। अच्छा, या फिर आप वो आपका YouTube को म्यूट कर दीजिए वहां पे, अगर उससे कनेक्ट होंगे ना। YouTube? हाँ, तो उसके वॉल्यूम में ना म्यूट कर दीजिए उसको। हाँ, चालू। ये जो युवराज पटेल करके लिख रहा है ना, इनके मोबाइल से डबल साउंड। आप आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है सर। अभी आवाज, वॉइस आ रहा है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो राष्ट्रीय एकता दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्रीय और एकता। राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र से, और एकता से तात्पर्य राष्ट्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनके मध्य एकता से है। राष्ट्रीय का अर्थ है किसी देश के सभी नागरिकों के बीच एकता और सामंजस्य का भाव से है। यह एक ऐसा बंधन है जो विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के साथ जोड़ता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब देश के लिए एक समान दृष्टिकोण और राष्ट्र के विकास में सभी का समान योगदान से है। तो इस प्रकार से हम इसकी राष्ट्रीय एकता का अर्थ को देखें। कुछ शिक्षाविदों द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा इनकी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो उसमें रास महोदय जी के अनुसार राष्ट्रीयता एक प्रेरणा है जिससे प्रभावित होकर एक देश में रहने वाले
आपस में एक दूसरे से एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते सद्भावना रखते हैं और मिलजुल कर देश की उन्नति, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए सक्रिय हो रहते हैं। ये रास महोदय जी ने अपने विचार को रखे हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। इसी प्रकार से डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैन नॉट बी मेड बाय ब्रिक्स एंड मोटर मोल्ड एंड हैमर, बट इट क्वालिटी इन पीपल्स ग्रोस इन पीपल्स माइंड्स टू एजुकेशन। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने के विचार हैं उनके। तो इसमें बहुत सारे और भी परिभाषाओं को देख सकते हैं, मगर कुछ सारगर्भित विद्वानों का ही इसमें लिया गया है। राष्ट्र के इसका जब समीक्षा करेंगे इन परिभाषाओं का, तो जो समीक्षा के पश्चात जो शब्दों को चयनित किया गया, उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर सहयोग, विश्वास, मैत्री भाव तथा सामंजस्य को राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। पुनः मैं बतलाना चाहूंगा कि राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर सहयोग, विश्वास, मैत्री भाव तथा सामंजस्य को राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। तत्पश्चात देखते हैं इसमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदुएं दिए हुए हैं जिसमें देख रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका भ्रष्टाचार। अब देख रहे हैं भ्रष्टाचार हमारे देश ही में नहीं, संपूर्ण विश्व की बात है, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं, कुछ कारणों को ही मैं या कुछ बिंदु विशेष पे ही उस पर चर्चा करना चाहूंगा। व्यक्ति अपने स्वार्थ से और लालसाओं की वजह से ना हर क्षेत्र में, सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे आर्थिक रूप में से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सिर्फ भ्रष्टाचार का मतलब पैसे से या रुपयों से है, ऐसा नहीं। दूसरा अगर देखेंगे तो अज्ञानता, तो राष्ट्रीय एकता में अज्ञानता भी एक बड़ा कारण है। भारत के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय एकता के महत्व से परिचित कराया जाना चाहिए, मगर हमारी अज्ञानता की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है। अगला बिंदु है निरक्षरता। तो निरक्षरता, जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा वर्ग आज भी निरक्षर है, जिसमें 2011 की जो जनगणना के अनुसार साक्षरता का जो प्रतिशत लगभग बताया गया है कि 74.04% है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 25.96% लोग अभी भी निरक्षर है, जिन्हें भारत की विविधताओं के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है, जो राष्ट्रीय एकता में को बाधा उत्पन्न कर रही है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट के रूप में आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। भारत में लगभग 35% से अधिक लोग गरीबी रेखा में से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप सोचिए 35% से अधिक, तो भारत, साथ ही भारत की कुल आय का जो लगभग 80% हिस्सा तो जो है वो 20% लोगों के पास माना गया है। तो ऐसे में असंतोष की भावना का उदय होना स्वाभाविक है। गरीब वर्ग के जो व्यक्ति हैं, तो फिर राष्ट्रीय दायित्व से अपने आप को मुक्त महसूस करने लगते हैं ये लोग, एक कारण ये भी है। फिर सरकार की दोषपूर्ण नीति है।
है ना। राष्ट्रीय एकता में ये भी बहुत बड़ा बाधा का कार्य कर रहा है। सरकार की दोषपूर्ण नीति, डिफेक्टिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, धर्म और राजनीति के नाम से राष्ट्रीय एकता से ये लोग राष्ट्रीय एकता के लिए सोच नहीं सकते। धर्म और राजनीति के नाम से इसका गलत प्रकार से खिलवाड़ करते हैं लोगों के साथ। ऐसे लोगों को कठोर कठोर दंड का प्रावधान होना था, मगर ऐसा दिखाई नहीं देता आज भी। एक और बड़ा कारण है इसका, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं में बेरोजगारी। शिक्षित जो भी व्यक्ति अब शिक्षित होते जा रहे हैं, महाविद्यालय विद्यालय से अध्ययनरत होने के पश्चात ऐसी बड़ी तादाद या आबादी बेरोजगारी की चपेट में है। बेरोजगारी के कारण भारत का युवा सामाजिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा है। इन बेरोजगार व्यक्तियों को सरलता से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल कर लिया जाता है। इससे भी हमारे यानी राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचती है। एक और बड़ा कारण है जातिवाद, कास्टिज्म, क्योंकि भारत में कास्टवाद जो है कि अभी जो देखते हैं, हर समुदाय विशेष में हर धर्म के अंदर संप्रदाय है, संप्रदायों के अंतर्गत उसको मानने वाले लोग जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, और जात पात के नाम पे इतने यानी कि, और इसको देखेंगे हम लोग कि शहरों की अपेक्षा जो है ना, वो गांव में ज्यादा अधिक जातिवादी की स्थिति को देखते हैं। विवाह है, खान पान है या अन्य गतिविधियों के संचालन को प्रतिबंधित करते हैं। ये जातिवादी जो सोच या मानसिकता के लोग होते हैं, उनको अपनी ही जाति को श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। और वर्तमान में जातिगत आधार पर संगठन का निर्माण कर लिए हैं। सभी सभी प्रकार के, ये धर्म की बात, और धर्म के अंतर्गत जो विभिन्न संप्रदाय और जाति के लोग हैं वो, तो ये भी एक बड़ा बाधक तत्व है। अगला बिंदु है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। अब इसमें धर्म के नाम पे बहुत सारे धर्म हैं, उन धर्मों में एक दूसरे में वैमनस्य है। अपने धर्म को बड़ा समझने की होड़ लगा हुआ है इन लोगों में। तो ये भी एक बड़ा राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्षेत्रीयता की भावना, अगला बिंदु जो है वो क्षेत्रीयता की भावना, फीलिंग ऑफ रीजनलिटी। राष्ट्रीय एकता के विकास में क्षेत्रीयता एक महत्वपूर्ण बाधा है। देखते हैं कि अलग अलग राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ का ही ले लेते हैं और हम आंध्र प्रदेश का ले लेते हैं, दोनों की भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, और वहाँ के जो भी सांस्कृतिक आदान प्रदान जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाता है, तो उसकी भाषा अलग है। तो ये भी एक, ये संपूर्ण देश की बात है, सिर्फ ये दो राज्यों की तुलना नहीं कर सकते इसमें। तो क्षेत्रीयता की भावना भी हमारी ये राष्ट्रीय बाधा एकता को में बाधा पहुंचा रही है। भारतीय संस्कृति, अगला जो बिंदु है, भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीनता। लोगों में अब अपने संस्कृति के प्रति वो सम्मान नहीं दिखता है, ये भी एक बड़ा कारण है। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये उदासीनता देखने को मिलती है। फिर अगला देखते हैं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय। तो राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करने के उपाय के रूप में पहला जो बिंदु विशेष देखते हैं, राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट है मेकिंग नेशनल पॉलिसी। क्षेत्रीयता के स्थान पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसको समग्र भारतवर्ष में या जो भी देश के हैं वो उनके हिसाब से उसका निर्माण करके परिपालन करना चाहिए। फिर अगला है सांप्रदायिकता की समाप्ति। तो सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पे यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जात पात के नाम पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मैं बड़ा करके विभिन्न धर्मों के लोग में वैमनस्य फैला हुआ है। तो इनकी भी समाप्ति होनी चाहिए। इसके स्थान पे हमको धर्मनिरपेक्ष बनकर, है ना,
धर्मनिरपेक्ष रहकर राष्ट्रीय एकता में सहायता प्रदान करनी चाहिए और राष्ट्र को सशक्त करना चाहिए। अगला है बिंदु विशेष है जाति प्रथा का अंत। तो जाति प्रथा का अंत तो किया जा सकता है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, अंतरजातीय विवाह को, है ना। खान पान में जो अलग अलग जातियों के बीच जो संबंध है, मैत्रीपूर्ण अगर संबंध बढ़ता है तो खान पान है, संस्कृति का आदान प्रदान है, ये सब चीज किया जा सकता है। तो इससे भी हम राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ बना सकते हैं। सर्वसम्मत भाषा पर बल। अब हमारे देश में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है, तो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बोलियां हैं। तो एक राष्ट्र है तो एक भाषा पर सर्वसम्मति से सर्वसम्मत होकर बल देना चाहिए था और हमारे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना था। आर्थिक असमानता की कमी देखते हैं। आर्थिक असमानता की कमी, इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और मध्यम वर्ग के लोग दोनों ही तरीके से सफर कर रहे हैं। तो ये आर्थिक जो असमानताएं दिख रही हैं तो उसमें भी कमी आनी चाहिए। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अमीर और गरीब दोनों को राष्ट्रीय एकता हेतु प्रयास करना चाहिए। यह है कठोर दंड का प्रावधान। जो भी राष्ट्रीय एकता में बाधक बनते हैं या होते हैं उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा का प्रचार प्रसार, लिटरेसी। सभी भारतीयों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला जो है राष्ट्रीय हितों को महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राजनेताओं को भी व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर राष्ट्रीय हितों को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्र हित संबंधी मुद्दों पर दलगत राजनीति से हटकर राष्ट्र हित को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। जो आप देख रहे हैं कि सभी लोग स्वार्थी हैं और कुर्सी के लिए ही अपना कार्य करते हैं। राष्ट्र की उन्नति में ये लोग जो स्वार्थी हैं वो बाधा पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता संभव नहीं हो सकती है। फिर जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भारत के सभी नागरिकों को पर्याप्त रोजगार के अवसर कराए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति अपने आप को राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक समझे तथा असामाजिक कृत्यों में संलग्न होने से बचना चाहिए कि हम बेरोजगार हैं, है ना, शिक्षित हो चुके हैं। तो जब शिक्षित होने के बाद जब बेरोजगारी रहता है तो कई स्वार्थ की वजह से वो इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं राष्ट्रीय हितों का महत्व। पहला देखते हैं राष्ट्रीय हित को ध्यान में, राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में राष्ट्रीय हितों का महत्व को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज कार्य किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत राष्ट्र का जो हित है वही सर्वोपरि है। जो कार्य राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वही शासन के द्वारा किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत हितों का कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए इसके अंतर्गत। फिर अगला है प्राकृतिक आपदाओं में सहायता। जैसे अभी बारिश का मौसम है, अत्यधिक बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाते हैं, कहीं कहीं पे बारिश नहीं होती हैं। तो ऐसे प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उसमें मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए, सहायता प्रदान करना चाहिए। सभी की सहभागिता राष्ट्र के निर्माण में किसी एक जाति विशेष या किसी एक जाति धर्म के लोगों का ही योगदान नहीं होता। भारत में निवास करने वाले, उस देश में निवास करने वाले हर व्यक्ति का विशेष योगदान होता है राष्ट्र निर्माण के लिए। तो ये सहभागिता हृदय से, उनके भावों से में उत्पन्न होनी चाहिए। अगला है स्वार्थी तत्वों से मुक्ति। जो स्वार्थ से वशीभूत लोग हैं तो ये इस प्रकार से जो
किसी भी क्षेत्र परिक्षेत्र की बात हो तो स्वार्थ को हटाते हुए सिर्फ राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता की बात करें, ऐसे चीजें होनी चाहिए। बलिदान की भावना का विकास, अपने देश के लिए, अपने देश से जो जो प्यार करते हैं, इस मिट्टी से प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से जो प्रेम करते हैं, तो वो राष्ट्रीय एकता को अवश्य समझेंगे। इस प्रकार से भावनाएं उनमें स्वतः ही उत्पन्न होनी चाहिए। सामाजिक बुराइयों से मुक्ति, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं जो राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचाते हैं, तो उनका मुकाबला किया जाना चाहिए। जब राष्ट्र के सभी लोग किसी कुरीति के विरुद्ध अभियान छेड़ दें तो निश्चित ही उस कुरीति से मुक्ति मिल सकती है। फिर है भय मुक्त वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से यह सुचारू रूप से चल रहा है और भय मुक्त वातावरण में हर एक का उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना है ना। तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका वो जो डर रहता है उनको सुरक्षा प्रदान करना, न्याय प्रदान करना शिक्षा के माध्यम से संभव है, तो यह किया जाना चाहिए। शांति स्थापना में सहायता, देश में सौहार्द जब कब बनेगा, जब भाईचारा होगा, आपसी प्रेम होगा, त्याग और बलिदान की भावना होगा अपने राष्ट्र के प्रति में, तो इससे शांति स्थापित हो सकती है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के रूप में हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। कार्य बड़ा या छोटा है, यह सोच के कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए। राष्ट्र के उन्नति में वो छोटा से छोटा व्यक्ति भी अपना विशेष योगदान दे सकता है। बाहरी हस्तक्षेप के भय की समाप्ति, जैसे बाहरी आक्रमण हो जाता है ना, विपदाएं आ जाती हैं, तो इससे भी इस जो भय का रहता है, इस प्रकार का जो भय होता है, उससे भी हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं अगर राष्ट्रीय एकता हम में रहती है तो। आगामी देखते हैं अगला, राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका। तो इसमें महत्वपूर्ण पार्ट है राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारकों से परिचय। हमारे राष्ट्र के जो धरोहर हैं, राष्ट्रीय स्मारकें, उससे विद्यालय में, महाविद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को समान रूप से उसके बारे में जानकारी देना चाहिए और उसको सहेज के रखना है, उन स्मारकों को जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। अगला है विद्यालयों में स्थान प्रदान करना, जो भी राष्ट्रीय धरोहर से हैं, है ना, तो हमारे पाठ्यक्रम में और बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं, कराते हैं विद्यालय स्तर पे, तो राष्ट्रीयता से संबंधित विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य गतिविधियों में, शैक्षिक गतिविधियों में भी उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इस प्रकार के कार्यक्रम करें जिससे राष्ट्रीय एकता स्थापित हो। और बहुत सारे जो जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, इसका आयोजन किया जा सकता है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। महान व्यक्तियों से परिचय, हमारे देश की स्वतंत्रता में बहुत सारे लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन महापुरुषों की जीवनियों को, है ना, कहानियों को, कथाओं को विद्यालय में समावेशित करके शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके। फिर है प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रार्थना सभाओं का आयोजन विद्यालय स्तर पे और महाविद्यालय स्तर, दोनों ही स्तरों पे किया जाना चाहिए जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता प्रकट हो। फिर अगला है राष्ट्रीय एकता के महत्व का ज्ञान। राष्ट्रीय एकता के महत्व का ज्ञान, इसके अंतर्गत बालकों को राष्ट्रीय एकता के महत्व का ज्ञान कराया जाना जरूरी है जिससे सभी विद्यार्थियों में एकता की भावना संचार हो सकती है। तो इस चीजों पे भी ध्यान देना है। आगे है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए जो भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं,
स्मारक हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, बहुत सारे, वो सब चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल करके विद्यार्थियों को उसका सही ज्ञान दिया जाना चाहिए। विभिन्न दिवसों का आयोजन किया जाना चाहिए। विभिन्न दिवसों में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कराए जा सकते हैं, जिसमें आपका जैसे शिक्षक दिवस हो गया, बाल दिवस हो गया, महिला दिवस है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में, जिसमें सुदृढ़ होती है स्थिति, ऐसी चीजों का आयोजन किया जाना चाहिए। धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत होली हो गया, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ईद है, क्रिसमस है ना, मनाने का अवसर विद्यालय और महाविद्यालय दोनों स्तर पर किया जा सकता है ये सब चीजें, और राष्ट्रीय एकता को और भी सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है। जो विशेषज्ञ होते हैं, अतिथि वक्ता, उन लोगों को इनमें बुलाया जाना चाहिए और इससे संबंधित आयोजन किए जाने चाहिए। साथ ही साथ विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत आप बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया, निबंध लेखन, नारा लेखन, पोस्टर प्रदर्शनी हो गया, कविता लेखन है, नाटक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे आयोजन करके हम राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सकते हैं उसमें। फिर राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी, बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उसका भी हम लोगों को विशेष रूप से बालकों को जानकारी दिया जाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इनका सही सही नॉलेज दिया जाना चाहिए। ऐतिहासिक महत्व, इनके जो ऐतिहासिक महत्व हैं इनसे भी परिचित कराया जाना चाहिए। तत्पश्चात अगला देखते हैं, राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका के रूप में पहला जो बिंदु है, समान व्यवहार, इक्वल बिहेवियर। इसके अंतर्गत हम देखते हैं शिक्षकों को जाति और धर्म या संप्रदाय से दूरी बनाते हुए, है ना, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इस चीज पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए शिक्षकों को। सभी बच्चे राष्ट्र के निर्माता हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका होनी है, तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अगला है बेबाक राय। तो शिक्षक को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर क्लासरूम में अपनी राय छात्रों के समक्ष रखनी चाहिए और सही ज्ञान देना चाहिए उन मुद्दों पे। तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, शिक्षक के द्वारा शिक्षण के दौरान राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न तथ्यों को पूर्ण ईमानदारी से छात्रों के समक्ष रखा जाना चाहिए। पूर्वाग्रह का न होना, शिक्षक का आचरण किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। किसी भी साहित्य का सही नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान का सही निरूपण किया जाना चाहिए, किसी की कही हुई बातों पे नहीं आना चाहिए, पूर्वाभास नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए टीचर को। आदर्श व्यवहार, हर एक के प्रति एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के प्रति अपने आप को आदर्श स्थापित किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा व्यवहार के माध्यम से। उसी प्रकार से अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, व्यवहारों और तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे तो हम अपने राष्ट्र निर्माण को और समृद्ध बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। अभिप्रेरित करना, अगला पॉइंट जो है वो अभिप्रेरित करना, मोटिवेशन, गिविंग मोटिवेशन। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को समय समय पर राष्ट्रीय एकता के संबंध में अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, ये शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तत्पश्चात देखते हैं नई तालीम के प्रमुख सिद्धांत। नई तालीम के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं पहला, सबसे पहले कि उत्पादन प्रक्रिया। इस पे नई तालीम, ये गांधी जी की देन है नई तालीम,
जिसको गांधी जी की बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और गांधी जी ने इसका पाठ्यचर्या में उत्पादक कार्य के लिए 5 घंटे 30 मिनट का समय जो दिया था, उसमें से 3 घंटे 20 मिनट केवल आधारभूत शिल्प, हस्तकला के अभ्यास एवं प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किया गया था। ये जानते होंगे नई तालीम के अंतर्गत। तो उत्पादन के संदर्भ में है, तो उत्पादन के संदर्भ में गांधी जी का जो वास्तविक तर्क था वो 2 वजहों से माना गया था। कि स्कूलों को जितना संभव है आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये पहली उसकी यानी कि वजह था। और दूसरा, आर्थिक रूप से उसको विद्यालय को संपन्न होना चाहिए, क्योंकि उन गरीब बच्चों को, जो जो समाज के गरीब बच्चे होते हैं, उनको वह शिक्षा उपलब्ध करा सके। तो ये बात को गांधी जी ने रखे थे। तो इसलिए उन्होंने ने उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए यह तर्क दिया हुआ था कि किस प्रकार से हम उत्पादन की प्रक्रिया को विद्यालय स्तर पे रखते हुए स्वयं आत्मनिर्भर बन सके, विद्यालय आत्मनिर्भर हो सके और गरीब बच्चों को के लिए शिक्षा के संसाधन जुटा पाए। तो ये रखा हुआ था गांधी जी ने इस बात को। दूसरा जो पॉइंट आता है दस्तकारी की शिक्षा, इसके अंतर्गत गांधी जी के ही अनुसार उनके शब्द हैं, उनको बताना चाहूंगा। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, अतः मैं बच्चे की शिक्षा उसे उपयोगी हस्तकला सिखाकर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा आरंभ करता है उसी समय से उसे उत्पादन करने के योग्य बनाकर आरंभ करना चाहता हूँ। ये गांधी जी की ये कथन रहे हैं। तो दस्तकारी के कार्य, हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट, इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए बच्चों को, यह उनका मानना था। इसके अंतर्गत स्वावलंबी शिक्षा, इसके अंतर्गत गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत की ओर संकेत करते हुए कहा था इसमें भी कि सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि शिक्षा से पूंजी के अतिरिक्त वह सब धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया जाए। तो जो भी चीजें उनको सिखाया जा रहा है उसके स्वावलंबी बनाने के लिए और आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया था, स्वावलंबी शिक्षा का सुझाव दिया गया था, ताकि उसकी बेरोजगारी ना रहे, उसको रोजगार मिल सके या कर सके। फिर अगला जो पॉइंट आता है इसमें मानवीय गुणों का विकास। अगला जो है मानवीय गुणों का विकास, जिसके अंतर्गत हम सभी विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का पूर्ण विकास करना हमारा उद्देश्य रहा है, गांधी जी का भी उद्देश्य रहा है। सर्वांगीण शिक्षा पर ज्यादा बल दिया है उन्होंने। और इन मानवीय गुणों के तहत उनमें त्याग की, अनुशासन की, सत्यनिष्ठता की, जवाबदेहिता की, इसका विकास करना माना गया है। फिर शिक्षक की स्थिति में सुधार। तो शिक्षक की स्थिति में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है? गांधी जी कहते हैं भारतीय शिक्षक को नौकरशाही की दासता से मुक्त कराना चाहते थे। गांधी जी के औपनिवेशिक शासन के अधीन स्कूल शिक्षा के पेशे का अर्थ या पाठ्य पुस्तकों में नौकरशाही द्वारा चयनित ज्ञान के प्रकार और विषय वस्तु को प्रसारित और स्पष्ट करना, पाठ्य पुस्तकों का अनिवार्य प्रयोग और शिक्षक की कमजोर स्थिति के बीच के संबंध का खुलासा करते हुए गांधी जी ने लिखा है, यदि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक के वाहन के रूप में इस्तेमाल होती है तो शिक्षक के जीवंत शब्दों का मूल्य बहुत कम रह जाएगा। जो शिक्षक पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाता है वह अपने शिष्यों में मौलिकता पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके साथ साथ जो पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो ज्ञान है ना, उनका अपने अनुभव का सार है, उसको भी उसमें समय समय पर बतलाना चाहिए, ज्ञान प्रदान करते रहना चाहिए। ये सब चीजें हैं। आदर्श समाज की संकल्पना नई तालीम के हिसाब से कहा गया है बुनियादी शिक्षा के रूप में, शिक्षा में, कि आत्मनिर्भर समुदायों को आत्मनिर्भर होना है और आत्मनिर्भर होकर समुदायों के साथ मिलकर हम उन्नति के पथ पर
या विकसित समाज की संरचना कर सकते हैं, है ना। ये इसके लिए उन्होंने प्रयास करने के लिए बात कहा गया है। साथ ही ग्रामीण विकास पर बल। तो गांधी जी चाहते थे कि सभी ग्राम स्वतंत्र हों और अपना अपना स्वयं से वो सुदृढ़ हों, है ना, आत्मनिर्भर बने सभी गांव। उसके लिए उत्पादन पर या हस्तशिल्प दस्तकारी पे विशेष ध्यान दिया गया है कि अपना प्रशिक्षण लेने के पश्चात वह स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और स्वच्छ और आत्मनिर्भर गांव की कल्पना किए हुए थे गांधी जी ने। तत्पश्चात दस्तकारी द्वारा राष्ट्रीय एकता, इसमें नया पॉइंट है, नई तालीम के द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास। नई तालीम के द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास, इसके इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है दस्तकारी द्वारा राष्ट्रीय एकता। तो हर बच्चा या हर व्यक्ति जब किसी न किसी प्रकार से किसी भी फील्ड में प्रशिक्षित होगा तो इससे वह रोजगार के सुअवसर की प्राप्ति करेगा और वह आर्थिक समृद्ध बनेगा। इस प्रकार से वो राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे स्वरोजगार की बात कहा गया है और जो आय की असमानताएं होती हैं उसमें भी कमी आएगी इसके अंतर्गत। तो इससे बेरोजगारी की जो है वो खत्म होगा और राष्ट्र के लिए जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है उसकी समाप्ति हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है इसका प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों द्वारा राष्ट्रीय एकता। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि भारत तो बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों की अति आवश्यकता है हमारे देश में। और प्रजातांत्रिक मूल्य जब सभी नागरिकों में होगा तो इससे देश समृद्ध होगा, एक दूसरे में उसकी वैल्यू होगा प्रजातंत्र के प्रति, तो एक दूसरे को जोड़ के बांध कर रखेंगे तो सभी नागरिक अपने आप को राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई समझ पाएंगे फिर इससे। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सकते हैं। फिर है ग्रामीण विकास द्वारा राष्ट्रीय एकता। कुछ समय पश्चात ही पहले ही बताया गया कि ग्रामीण विकास, है ना, आत्मनिर्भर बनाने की सोचे थे गांधी जी ने हर एक गांव को। तो वो बुनियादी शिक्षा के बेस पर ही आधारित किया जा सकता है और अपनी उन्नति कर सकता है। हर एक गांव उन्नति कर सकता है, वहाँ के रोजगार को, गांव के लोगों को, हर एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिल सकता है। तो बुनियादी शिक्षा के बेस पर ही संभव हो पाएगा। धार्मिक सौहार्द द्वारा राष्ट्रीय एकता। बहुत सारे धर्म हैं, देख ही रहे हैं। तो धर्म, अपने धर्म को बड़ा समझ के दूसरे के धर्म को निम्न समझना उचित नहीं है। उसकी अपेक्षा हम लोग धार्मिक निरपेक्षता का आह्वान करते हुए सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भेदभाव की समाप्ति होनी चाहिए। तो इससे क्या है, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा और राष्ट्रीय एकता स्थापित हो पाएगा। अगला है मानव मूल्य द्वारा राष्ट्रीय एकता। जब हम में मानवीय गुण होगा, देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में मानवीय गुण खत्म हो चुका है और मानवीय गुण के अभाव की वजह से देख रहे हैं कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो देखते हैं कि उसको उठाने तक के लिए पहुंच नहीं पाते, किसी कारण से भी हो, कोई भी घटना होता है तो मानवीय वैल्यूज खत्म होने की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। सभी स्वार्थ परख हो गए हैं, स्वार्थ में रहते हुए अपने लिए कार्य करते हैं, मानव कल्याण की भावना समाप्त होती जा रही। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। मानवीय मूल्यों द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहिए। वास्तविकता में त्याग, बलिदान, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता, उन सब के माध्यम से यह सब चीजें संभव हो पाएगा। फिर देखेंगे बहुभाषिकता द्वारा राष्ट्रीय एकता। बहुभाषिकता, भारत बोलियों का और बहुत सारी भाषाओं का देश है हमारा देश। तो त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है हमारे देश में, जहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत
हिंदी भाषी छात्र क्षेत्रों के लिए हैं या अन्य क्षेत्रों के लिए, जैसे हिंदी के लिए कई लोग मान्य नहीं करते, राजभाषा स्वीकार नहीं करते, राष्ट्रीय भाषा स्वीकार नहीं करते। तो सर्वसम्मति से या तो सभी भाषाओं का अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ दिया जाना चाहिए, या सर्वसम्मति से एक भाषा सूत्री कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने की वजह से अंग्रेजी का तो महत्व है ही, मगर इसी प्रकार से हमारे देश में भी हम एक भाषा को सर्वसम्मति से हम लोग उसको स्थान दे सकते थे, मगर ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो बहुभाषिकता पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो भाषा या बोलियां जो वो चलाए जा रहे हैं या बोलते हैं, तो उसमें से प्रमुख जैसे 22 अनुसूचियों को सूचित किया गया है भाषाओं को, तो उसका अन्य राज्यों में भी उन भाषाओं का अध्ययन अध्यापन किया कराया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सकती है। उसके पश्चात विघटनकारी तत्वों के विरोध द्वारा राष्ट्रीय एकता, बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो देश को तोड़ने में लगे रहते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय एकता के बाधक हैं ये लोग। तो ये सब चीजों पे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो राष्ट्र के को विघटन करने पे देश तोड़ने की जो बातें करते हैं, ये सब चीजों के लिए कठोर कानून का परिपालन किया जाना चाहिए या नियम बनाए जाने चाहिए। इन कठोरता से ही राष्ट्रीय एकता स्थापित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है भारतीय संस्कृति द्वारा राष्ट्रीय एकता। अब संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाते हैं। हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही ले लेते हैं। अभी जैसे कुछ समय पश्चात ही, अभी यह जैसे 2 दिन पहले की बात है, तीजा का कार्यक्रम रखा गया, जो छत्तीसगढ़ के स्तर पे बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है ये। उसी प्रकार से हरेली, तो ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है सिर्फ। क्या यह अन्य राज्यों में हरेली का उत्सव या तीजा का पर्व मनाया जाता है, या तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ गया है इस त्योहार का? मगर क्या हमारे ही अन्य जो राज्य, हमारे देश के अन्य राज्य में क्या इसकी महत्ता है? हम उसके बहुत सारी संस्कृतियों को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं हमारे इस छत्तीसगढ़ में, मगर छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति क्या भारत के अन्य राज्यों में स्वीकृति देते हैं? नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाना चाहिए। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे बेहतरीन संस्कृतियों में से एक है। तो ये राष्ट्रीय हमारी पहचान दिलाता है हमको विश्व स्तर पे। तो भारतीय संस्कृति द्वारा भी राष्ट्रीय एकता स्थापित किया जा सकता है। इसके निष्कर्ष में कहना चाहूंगा मैं, नई तालीम भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह शिक्षा पद्धति छात्रों में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व और एकता की भावना जागृत करती है। नई तालीम के सिद्धांतों को आधुनिक शिक्षा पद्धति में शामिल करके हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी लोग समानता व भाईचारे के साथ रहें। इस प्रकार से मैं आयोजन समिति को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में मुझे स्थान दिया। उसके लिए मैं दोनों ही महाविद्यालय को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर लेक्चर। आज के लेक्चर से संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो आप सादर आमंत्रित हैं। अगर आपकी कोई शंका है तो आप सर से पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है बेटा किसी को? कुछ पूछना है सर को? वीडियो ऑन कर लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं।
चलिए, सर ने बहुत अच्छा, बहुत पेशेंस से, आराम से बताया। तो मुझको लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं है। प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत अच्छा था। तो मैं सविता मैम से आग्रह करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स देकर समापन की घोषणा करें। थैंक यू सर। आज के टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू नई तालीम से संबंधित आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे छात्राध्यापकों को दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य को, जिनके मार्गदर्शन पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी प्राध्यापकों एवं छात्र अध्यापकों का, जिन्होंने आज के विषय को गंभीरता से सुना है। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।